हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी से संबंधित जो मेजर आपकी क्रॉप्स थी और जिनसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, तो उन सभी के बारे में तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं गेहूं फसल से संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे आते हैं एग्जाम में, तो उनको यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए जिससे कि आपकी जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी नई स्टूडेंट है और ऐसे ही आप एग्रीकल्चर क्लासेस लेना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई क्लास अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं गेहूं का वाणिज्यिक नाम तो क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और अगर हम बात करते हैं मैक्रोनी गेहूं जो कि एक ट्रिटिकम की ही स्पीसीज होती है, तो उसका वाणिज्यिक नाम क्या होता है, तो उसका होता है ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मैक्रोनी गेहूं से तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपकी एग्जाम में, लेकिन आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारतीय बोना गेहूं, क्या देखने को मिलता है कि जो भारतीय बोना गेहूं होता है तो उसका वाणिज्यिक नाम होता क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है इंडियन ड्वार्फ व्हीट, यहाँ पर मैं आपको दो टर्म बता रहा हूँ कि एक आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट और एक से आपसे पूछा जाता है इंडियन ड्वार्फ व्हीट। ठीक है, यानी मैक्सिकन बोना गेहूं और भारतीय बोना गेहूं। तो अगर आपसे पूछता है मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, तो मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट का तो क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। याद रखिएगा, जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है ये कौन सी स्पीसीज होती है गेहूं की, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट होती है। और अगर हम बात करते हैं मैक्रोनी तो इसका क्या होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। और अगर आपसे पूछता है भारतीय बोना गेहूं तो इसका नाम क्या होता है, याद रखिएगा इसका होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। क्या होता है, स्फेरोकोकम होता है। ठीक है, इन तीनों को आप नोट कर सकते हो क्योंकि इन तीनों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गेहूं का कुल कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है ग्रेमनिया पोएसी, क्योंकि यार हाँ ग्रेमनी को ही पोएसी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं गेहूं का पुष्पक्रम मतलब इन्फ्लोरेंस, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है स्पाइक। ठीक है, एक होता है स्पाइक, एक होता है स्पेडिक्स। तो स्पेडिक्स किसका होता है, ठीक है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि एक होता है स्पाइक एक होता है स्पेडिक्स, तो स्पेडिक्स होता है केले का। याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं गेहूं का पुष्पक्रम, तो गेहूं का पुष्पक्रम तो क्या होता है, स्पाइक होता है। और अगर आपसे पूछा था यानी जो केला होता है, जो बनाना होता है, इसका इन्फ्लोरेंस का क्या नाम होता है, वो होता है स्पेडिक्स होता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, केले का होता है स्पेडिक्स और गेहूं का होता है स्पाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेहूं का जो फल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है कैरियोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपनाम क्या होता है, मतलब जो गेहूं होता है इसका सबनेम क्या होता है, तो ये होता है अनाजों का राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, चीन होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तब आपको क्या बताना है, चीन में लिया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि भारत का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान होता है, तब आपको क्या बताना है, यार हाँ दूसरा स्थान होता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है ओवरऑल वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में, अगर आपसे पूछता है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो आपको क्या बताना है, चीन में लिया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि भारत का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो आपको क्या बताना है, दूसरा स्थान होता है, सेकंड स्थान होता है। ओके, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा था कि ट्रिटिकम जो एस्टिवम होता है मतलब जो गेहूं होता है ये किस प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन, तो इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कि गेहूं किस प्रकार का पौधा होता है, तब आपको क्या बताना है, यार हाँ षटगुणित होता है। किस प्रकार का पौधा होता है, याद रखिएगा षटगुणित पौधा होता है। गेहूं क्या होता है, षटगुणित या हेक्साप्लॉइड पौधा होता है। याद रखिएगा किस प्रकार का होता है गेहूं पौधा, ये होता है हेक्साप्लॉइड या फिर षटगुणित पौधा होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, हरित क्रांति। तो आप सभी जानते हो कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन चली थी इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी, 1966 से 67 में की गई थी। कब की गई थी, 1966 से 67 में की गई थी। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1967 या फिर 1966 से 67 के मध्य जो ग्रीन रेवोल्यूशन चली थी, हरित क्रांति चली थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस फसल की वृद्धि हुई थी, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा गेहूं की वृद्धि हुई थी।
याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किस फसल में वृद्धि देखने को मिली थी? ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, हरित क्रांति के दौरान। तब आपको क्या बताना है? गेहूं में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी थ्योरेटिकल के लिए और आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल कौन सी है। यहाँ पर मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस आपको बोल के बता रहा हूँ जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल कौन सी होती है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तब आपको क्या बताना है? याद रखना ट्रिटिकल होती है। दोबारा से सुन लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल कौन सी है, तब आपको राइट आंसर क्या बताना है? ट्रिटिकल होती है। कौन सी होती है? ट्रिटिकल होती है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो ट्रिटिकल जो फसल है, मानव निर्मित फसल है, तो इसको किन किन फसलों के क्रॉस से प्राप्त किया गया था, तब आपको क्या बताना है? याद रखिएगा गेहूं इंटू राई की क्रॉस से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। किसके क्रॉस से प्राप्त किया गया था? गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। और ट्रिटिकल क्या होती है? प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल होती है, ठीक है। दोनों के आपको समझ आ गए होंगे आई थिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि याद रखिएगा हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1966 से 67 के मध्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि एक वन लाइनर क्वेश्चन है और आपसे कई बार पूछा जाता है। ये थ्योरेटिकल में भी आपसे पूछा जाता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है वो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा था कि भारतीय कृषि का जनक किसे बोला जाता है, मतलब आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक बोला जाता है वो तो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और अगर आपसे पूछता है पूरे विश्व में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है ओवरऑल वर्ल्ड में, तब तो आपको क्या बताना है? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है भारत में, तो भारत में कौन सा होता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं, ठीक है। दोनों में याद रखिएगा। पूरे विश्व में कौन सा होता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर आपसे पूछता है भारत में, तो भारत में होता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा होता है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर लिया जाता है गेहूं का प्रोडक्शन, तो ये लिया जाता है उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है? ये लिया जाता है श्री गंगानगर में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसे आप नोट कर सकते हो कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो स्थित होता है करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं गेहूं का अनुसंधान, मतलब गेहूं का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है और जिसे किस नाम से जाना जाता है? सिमिट के नाम से जाना जाता है। तो अब आप तो ये तो जानते हो कि जो सिमिट है ये कहाँ पर स्थित है? सिमिट मैक्सिको में स्थित है। सिमिट कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। डायरेक्ट याद रखिएगा कि सिमिट कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। और जो सिमिट जो संस्थान होता है ये किन किन से संबंधित है? याद रखिएगा ये गेहूं और मक्का दोनों से ही संबंधित है। जो सिमिट जो संस्थान है ये किन किन फसलों से संबंधित है? याद रखिएगा ये गेहूं और जो मक्का होता है इन दोनों से ही संबंधित होता है। और ये कहाँ पर स्थित है? सिमिट मैक्सिको में स्थित है। ओके, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि गेहूं में किस प्रकार की या फिर किस नाम की प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी होती है? ग्लूटीन होती है। और इस ग्लूटीन के कारण यार गेहूं की जो चपाती बनाते हैं, गेहूं की जो रोटियां बनती है ये अच्छी खासी फूलती है। क्यों फूलती है? इसका रीजन क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं की जो चपाती हम बनाते हैं, जो रोटियां हम बनाते हैं, वो अच्छी तरीके से फूलती है, लेकिन इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, तब आपको क्या बताना है? याद रखिएगा ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सी होती है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन के कारण यार गेहूं की चपाती क्या होती है? अच्छी खासी फूलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की बारानी क्षेत्रों के लिए, याद रखिएगा यहाँ पर आपको स्पेशल एरिया आपको दे रखा है कि गेहूं की बारानी क्षेत्रों के लिए कौन सी किस्म होती है? प्रमुख है वो होती है सुजाता होती है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बारानी क्षेत्र होते हैं वहां पर कौन सी फसल ली जाती है गेहूं की, तब आपको क्या बताना है? सुजाता को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? सुजाता को लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि गेहूं की जो डिबलर विधि होती है,
आपने एक देखा होगा कि जो हम बीज की बुआई करते हैं, एक तो हम सामान्यतः करते हैं जैसे कि छिड़काव विधि हुई, एक हम जो ड्रिल मशीन होती है उसके द्वारा करते हैं, और एक होती है हमारे डिबलर। डिबलर हम क्या करते हैं, हाथ से हम बीज को बोते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डिबलर से बुआई करने पर, गेहूं की डिबलर से बुआई करने पर कितनी सीड रेट होती है, वो रखी जाती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सबसे कम किस में रखी जाती है, डिबलर में ही रखी जाती है। कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टेयर, वो रखी जाती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक बोए जाने वाला गेहूं टीटीएम एसटीएम 87% लिया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि जो गेहूं की स्पीसीज होती है, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक होता है मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, एक होता है स्पेरोको मतलब इंडियन ड्वार्फ व्हीट, और एक होता है मैक्रेन गेहूं। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसे लिया जाता है, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट को लिया जाता है। सबसे ज्यादा किसको लिया जाता है, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट का हमने आपको नाम बताया था, वानस्पति नाम, वो क्या होता है, टेटिकम एस्टिवम, जिसको कितना लिया जाता है, 87% लिया जाता है। जो टोटल हम खेती करते हैं उसका 87% हम किसकी करते हैं, टेटिकम एस्टिवम की करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो टेटिकम ड्यूरम मतलब जो मैक्रोनी गेहूं है, उसको हम कितना ग्रो करते हैं, केवल 12% क्षेत्रफल पर हम लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी 1% रह जाता है, इस पर हम जो सभी जो स्पीसीज है गेहूं की, उन सभी को हम ले लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि एक वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं में बोने पाने के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, नोरिन 10 होती है। याद रखिएगा कि ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि गेहूं में जो ड्वार्फनेस होती है मतलब जो बोनापन होता है, उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, नोरिन 10 होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है धान में बोनेपन के लिए जीन, तो कौन सी होती है, धान में वो होती है डीजीवो नामक जीन होती है। धान में कौन सी होती है बोनेपन के लिए, डीजीवो। और अगर आपसे पूछता है गेहूं में, तो गेहूं में कौन सी होती है बोनेपन के लिए, वो होती है नोरिन 10 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की जलवायु किस प्रकार की आवश्यक होती है, तो होती है शीतोष्ण जलवायु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पर याद है टेम्परेचर के बारे में पूछा आता है, तो इन सभी को आप देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। आप बस इतना सा याद रखिए कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है गेहूं के लिए, वो कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, कितना रखा जाता है, इष्टतम तापमान वो रखा जाता है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अभी तक नहीं हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इससे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको साथ साथ नोटिफिकेशन साथ साथ प्राप्त होती रहे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इनकी PDF चाहिए, जो भी क्लासेस लग रही है आपकी, तो इनकी कुछ टाइम बाद में आपको ग्रुप्स में, ठीक है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। तो अगर आपको PDF चाहिए तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए और PDF प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, आप बार बार कमेंट करते हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी PDF है ये ग्रुप में दी जाएगी आपको, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं के लिए जो मृदा उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है, तो होती है, याद रखिएगा, दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। कौन सी मृदा उपयुक्त होती है गेहूं के लिए, होती है दोमट मृदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, वैसे तो वेराइटीज बहुत सारी मिल जाएगी आपको हर एक क्रॉप की, लेकिन यहाँ पर केवल सिलेक्टेड वेराइटीज को ही लिया गया है, तो इनको आप जरूर रख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा था कि गेहूं की उन्नतशील किस्में बताइए, तब आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा खर्चिया 65, जोब 66, और अगर आपसे पूछता है कल्याण सोना, इसके साथ साथ आप उस यहाँ पर याद रख सकते हो वो सोनालिका। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दो मुख्यतः, एक होती है सोनालिका, एक होती है कल्याण सोना। ठीक है, उसके साथ साथ आपको याद रखेंगे कि लोक फर्स्ट हुई, राज 3077 हुई, राज 3765 हुई, और राज 3777 हुई। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर वेराइटीज, ये सबसे ज़्यादा बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे आपसे एग्जाम में। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि HD 2009, तो इसका सेकंड नाम क्या होता है, तो अर्जुन होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दोनों ही टाइप में देखने को मिलता है कि अर्जुन का सेकंड नाम क्या होता है, तो याद है HD 2009 को ही अर्जुन के नाम से जाना जाता है। और ये किसकी वेराइटी होती है, ये होती है गेहूं की वेराइटी होती है। किसकी होती है, गेहूं की वेराइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि जो हम सीड रेट रखते हैं, बीज दर जो रखी जाती है गेहूं की, ये कितनी रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने रखी जाती है? याद रखिएगा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर हम बात करते हैं लेट सोविंग करने के लिए या फिर जो क्षेत्र लवणीय सारी होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो बीज दर रखी जाती है प्रति हेक्टेयर वो रखी जाती है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोबारा से देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो बीज दर रखी जाती है गेहूं की वो क्या रखी जाती है? तो आपको याद रखना है कि जो सामान्य विधि होती है, जो सामान्य क्षेत्र होते हैं, तो वहां रखी जाती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछा जाता है देरी से बुआई करने के लिए, देरी से बुआई करने के लिए जो बीज दर रखी जाती है या फिर लवणीय सारीय क्षेत्रों के लिए जो बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? वो रखी जाती है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो बीजोपचार किया जाता है वो कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको एक ही लाइन बोल के बताऊंगा कि याद रखिएगा कि ईयर कोकल या फिर टुंडू जो रोग होता है, ठीक है, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एक मेजर क्रॉप है तो इसमें कुछ टाइम लगने वाला है। तो आप ऐसे मत करना है कि वीडियो का आप 1 मिनट देख लिया बस उसके बाद में हो गया, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई या क्रॉप आपकी कंप्लीट हो गई। तो याद रखिएगा ये एक मेजर क्रॉप है और इससे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको कोई सा भी इसका यानी कोई सा 1 मिनट भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको ना तो वीडियो स्किप करनी है ना ही कुछ करना है, बस आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, इससे कि आपके सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है गेहूं का वो किया जाता है कि ईयर कोकल या टुंड्रू जो रोग होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 20% नमक के घोल में क्या करते हैं बीज को डुबा देते हैं, मतलब डिप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है बीज का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है या फिर बीज का उपचार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुआई का समय क्या रखा जाता है? तो आप सभी को पता है कि गेहूं का बुआई का समय क्या रखा जाता है? वो रखा जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह का। कब किया जाता है? याद रखिएगा इसकी बुआई एक की जाती है नवंबर के प्रथम से तृतीय सप्ताह तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पेसिंग रखी जाती है गेहूं में, जो R/R रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है? तो इसे आप नोट कर लीजिए कि कितनी रखी जाती है। ये रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर। R/R कितनी रखी जाती है गेहूं में? ये रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। दोबारा से देख लीजिए कि 22.5 सेंटीमीटर की रो की डिस्टेंस रखी जाती है गेहूं में। ओके, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि औसतन जो सिंचाई होती है गेहूं में ये कितनी की जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि याद रखिएगा वैसे सामान्यतः देखी जाती है तो 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है गेहूं को। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो एवरेज होती है, जो औसतन होता है सिंचाइयों का, ये कितनी दी जाती है गेहूं में? ये दी जाती है 6 सिंचाई। अब कौन कौन से स्टेज पर दी जाती है जो 6 सिंचाई? तो ये कब दी जाती है इरिगेशन, ये आपके पूछा आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इन छठों जो यहाँ पर इरिगेशन आपको दे रखी है इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कौन कौन सी स्टेज होती है, कब ये आती है। तो फर्स्ट जो इरिगेशन हम करेंगे गेहूं में वो करेंगे फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद, और कौन सी स्टेज पर? शीर्ष जड़ें जमते समय। ठीक है, तो सेकंड हम इरिगेशन करेंगे वो करेंगे हम फसल बोने के 45 से 50 दिन बाद, और वो होती है फुटाव के समय। जो तीसरी सिंचाई हम करेंगे वो करेंगे फसल के बोने के 65 से 70 दिन बाद, और वो कौन सी स्टेज होती है? गांठ बनते समय। ठीक है, 3 सिंचाई हमारी हो गई। जो चौथी सिंचाई हम करेंगे वो करेंगे याद रखिएगा 85 से 90। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं है बल्कि बुआई के 85 से 90 दिन बाद, और वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है बालिया आते समय। अगर हम बात करते हैं 5वीं सिंचाई या फिर अगर हम बात करते हैं 6ठी सिंचाई, तो ये की जाती है याद रखिएगा 5वीं सिंचाई की जाती है 100 से 105 दिन बाद, और वो कौन सी स्टेज होती है? दाने में दूधिया अवस्था पर, मतलब मिल्किंग स्टेज। और अगर आपसे पूछा जाता है जो 6ठी इरिगेशन मतलब 6ठी सिंचाई, तो ये कब की जाती है? बुआई के 115 से 120 दिन बाद, और वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है दाने की पकने की अवस्था, मतलब यहाँ होती है डफ स्टेज। ठीक है, ये होती है मिल्किंग स्टेज और ये होती है डफ स्टेज। तो ये मुख्यतः 6 स्टेज थी जहाँ पर हमको इरिगेशन करनी चाहिए गेहूं फसल में। ठीक है, तो याद रहेगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा आता है एग्जाम में कई बार कि सिंचाई के लिए गेहूं की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है याद रखिएगा शीर्ष जड़ें जमते समय, मतलब CRI स्टेज, और जो कि कितने दिन बाद में आती है? बुआई करने के 21 दिन बाद में आती है गेहूं में। कितने दिन बाद में आती है? 21 दिन बाद में आती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का छिड़काव करते हैं।
ठीक है, ये तो आप नोट कर सकते हो कि जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं इनको नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो अर्जुन मतलब SD 2009 है, याद रखिएगा गेहूं की जो अर्जुन वेराइटी है इसमें कभी भी 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक आप नोट कर लीजिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपकी, तो उन सभी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वेराइटी है गेहूं की जिसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कौन सी होती है, अर्जुन होती है, SD 2009 होती है। तो इसमें 2,4-D का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं में जो मोलिया रोग होता है उसका कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा मोलिया रोग होता है ये होता है हेटेरोडेरा एवेनी के कारण होता है, जो कि क्या होता है, एक सूत्रकृमि होता है, निमेटोड होता है। याद रखिएगा मोलिया रोग किसके कारण होता है, हेटेरोडेरा एवेनी, और जो कि क्या होता है, एक निमेटोड होता है, एक सूत्रकृमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो रस्ट होती है, अब आपको ये तो पता होगा कि गेहूं में मुख्यतः 3 प्रकार की रस्ट लगती है, वो कौन कौन सी होती है, एक होती है तना, एक होती है पीली मतलब धारीदार, एक होती है भूरी। ठीक है, ये तीनों रस्ट होती है। तो इन तीनों का आपको कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है। ठीक है, मतलब किससे ये होती है, किस स्पीसीज से ये होती है, ये आपको याद रखना है। तीनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है कभी कभी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये थ्योरेटिकल एग्जाम और जो आपकी कॉम्पिटिटिव होती है दोनों में ही इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्टेम रस्ट होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये होती है यार पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा होती है। अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा जो पीली होती है मतलब स्ट्रीप रोली रोग, ठीक है, स्ट्रीप या फिर येलो रस्ट रोग, तो ये किसके कारण होता है, ये होता है यार पक्सिनिया स्टिफोर्मिस नामक कवक के द्वारा होता है। और अगर हम बात करते हैं भूरी मतलब याद है ब्राउन या लीफ रस्ट रोग, तो ये किसके कारण होता है, ये होता है पक्सिनिया रिकोन्डिटा के द्वारा होता है। अब यहाँ पर आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि तना किसके द्वारा होता है, मतलब स्टेम रस्ट किसके द्वारा होती है, ये होती है ट्रिटिसाई के द्वारा। अगर आपसे पूछा है स्ट्रीप धारीदार को बोलते हैं स्ट्रीप रस्ट, तो स्ट्रीप से ही आप याद रख लोगे कि स्टिफोर्मिस नामक कवक के द्वारा होती है। और अगर आपसे पूछता है भूरी मतलब ब्राउन रस्ट, तो ब्राउन रस्ट किसके कारण होती है, ये होती है रिकोन्डिटा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पक्सिनिया रिकोन्डिटा नामक कवक के द्वारा होती है। ठीक है, तीनों का आप याद रख लोगे क्योंकि ये तीनों ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इन तीनों का आपको याद रखना ही होगा। अगर आपको याद नहीं होती है तो 1 या 2 बार आप इसे रिपीट करिए, आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनावरत कंडवा रोग, तो अनावरत कंडवा की जब भी बात की जाती है इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है अस्लेगोन्यूडा। याद रखिएगा कि अस्लेगोन्यूडा वेराइटी ट्रिटिसाई के नामक द्वारा ये लूज स्मट जो रोग होता है ये होता है। अगर हम बात करते हैं कर्नाल बंट, तो कर्नाल बंट किसके द्वारा होता है, ये होता है निबोवसिया इंडिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कर्नाल बंट गेहूं का, ये होता है निबोवसिया इंडिका या फिर टिलेसिया इंडिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निबोवसिया या फिर टिलेसिया इंडिका के नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया कि किसके द्वारा होता है, कर्नाल बंट, ये होता है निबोवसिया फिर टिलेसिया इंडिका के द्वारा होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में, वो पूछा आता है कि जो कर्नाल बंट रोग हो जाता है जब किसी खेत में, तो उससे किस प्रकार की गंध आती है, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। किस प्रकार की गंध आती है, याद रखिएगा कर्नाल बंट से ग्रसित खेत में तो आती है सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसका भी आपको स्पेशली याद रखना होगा कि किस प्रकार की गंध आती है, कौन से रोग में आती है, वो आती है कर्नाल बंट में, किस प्रकार की आती है, वो आती है सड़ी हुई मछली जैसी आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एयर कोकल या फिर जो टुंडू रोग होता है गेहूं का, ये किसके कारण होता है या फिर इसका रोग कारक क्या होता है, तो इसको भी आपको स्पेशली याद रखना होगा। स्टार्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो रोग होता है टुंडू रोग, ये एंग्विना ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है, मतलब एंग्विना ट्रिटिसाई नामक निमेटोड के द्वारा होता है। और अगर आपसे पूछता है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई नामक बैक्टीरिया से भी होता है, मतलब याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है ईयर कोकल या टुंडू रोग, तो ये निमेटोड के द्वारा भी होता है और बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। मतलब इन दोनों के साथ साथ प्रकोप से कौन सा रोग होता है, टुंडू रोग होता है, जिसे ईयर कोकल नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछता है किस प्रकार के निमेटोड के द्वारा, तो होता है एंग्विना ट्रिटिसाई नामक निमेटोड के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है किस बैक्टीरिया के द्वारा, तो होता है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा कि इन बैक्टीरिया और निमेटोड इन दोनों के साथ में अटैक करने से, दोनों के साथ में प्रकोप करने से कौन सा रोग हो जाता है गेहूं में, हो जाता है यहाँ टुंडू रोग या फिर ईयर कोकल रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाले से बचाव किया जाता है, तो याद रखिएगा जब भी अगर हम बात करते हैं पाले की, तो उसके
चाहे वो कोई सी क्रॉप हो या फिर किसी प्रकार का कोई फल हो, तो उन सभी में पाले से बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.1% का हम गंधक का तेजाब छिड़काव कर देते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि पाले से बचाव आप कैसे करोगे, तब आपको बस एक माइंड में आपको ये बात आ जानी चाहिए कि हम क्या करेंगे, 0.1% घोल का क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम छिड़काव कर देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब गंधक का तेजाब। क्या होता है याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब, इन दोनों का एक ही नाम होता है। ठीक है, जब भी अगर बात की जाए पाले की, तब आपको क्या याद रखना है माइंड में कि 0.1% का हम सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव कर देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई क्रॉप हो या फिर किसी भी प्रकार कोई फल सब्जी। ठीक है, सभी में हम क्या करते हैं, 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का हम छिड़काव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसकी उपज क्या होती है। तो अब उपज आ गई है हमारी, तो उपज कितनी होती है गेहूं की, वो होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर हम बात करते हैं जो दाना और भूसे का जो अनुपात होता है, याद रखिएगा कि दाने व भूसे का जो अनुपात रखा जाता है गेहूं में, ये कितना होता है, तो ये होता है यहाँ 1.5 तो होता है, सॉरी 1:5 तो होता है बोनी किस्मों में। और अगर हम बात करते हैं अन्य किस्मों में, मतलब जो शेष जो वेराइटीज होती है उनमें दाने व भूसे का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो कितना होता है, तो होता है 1:2 होता है। कितना होता है, 1:2 होता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पर गेहूं से संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते थे, उन सभी को यहाँ पर हमने शॉर्ट में क्लियर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।